अजीत पवार के विमान पर साइबर अटैक हुआ? आखिरकार ये जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है? क्या ये पायलट की चूक थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? अब कितने सवाल उठ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। अजीत के विमान पर क्या जीपीएस स्पूफिंग हुई है? क्या कोई साइबर अटैक हुआ है? ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? तीसरा है, क्या इंजन फेल हुआ? क्या पायलट की चूक हुई या फिर कोई तकनीकी खराबी हुई? फिर देख लीजिए, क्या प्लेन रनवे नंबर 11 में खामियां थी और पहले भी ऐसे हादसे वहां पर हो चुके हैं? और पांचवा है, विपक्ष क्यों लगा रहा है साजिश के आरोप? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको 2 एरोज दिखेंगे। ये वाला जो एरो है ये है रनवे, जहां पर उस प्लेन को लैंड करना था, और जहां पर वो क्रैश हुआ वो है ये। यानी कि आप देख सकते हैं कि रनवे के एकदम साइड में वो क्रैश कर गया। ये आपको पूरा काला काला एरिया दिख रहा होगा। अब इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखिएगा कि उस विमान को जाना वहां था, लेकिन वो आया यहां पर और यहां पर आके फील्ड में क्रैश हो गया। अब मैं आपको बताती हूं कि आरोप क्या लग रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जांच में सब सामने आएगा। लेकिन पहला सवाल है कि क्या अजीत पवार के विमान पर जीपीएस स्पूफिंग हुई? अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है झूठा सैटेलाइट सिस्टम। देखिए जीपीएस जैमिंग क्या होता है कि आपने जीपीएस नेटवर्क को जैम कर दिया, हैक कर दिया। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग डिफरेंट होता है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है विमान के जीपीएस को गलत लोकेशन बताना। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है कि देखिए जीपीएस का जो सिग्नल होता है वो ऊपर सैटेलाइट से आता है। सैटेलाइट कहाँ होती है? स्पेस में होती है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग करने के लिए क्या होता है कि सैटेलाइट से तो एक जीपीएस का सिस्टम आ रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो टावर होता है उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज के विमान के जीपीएस को एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। और क्योंकि वो जीपीएस वाला जो एक्चुअल सिग्नल है वो सैटेलाइट से आ रहा है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ज़मीनी टावर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल से उस जीपीएस जो असली जीपीएस है उसको काटा जा सकता है और विमान को गलत जानकारी दी जा सकती है। ये विमान को हैक करने जैसा नहीं है। लेकिन देखिए जीपीएस सिर्फ नेविगेशन का एक इनपुट है, ठीक है? उसका नेविगेशन कि भाई कहाँ जाना है, ट्रैक सामने है, कहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजन, कंट्रोल, ब्रेक इससे प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्लेन का रास्ता बदलवाकर क्रैश करवाया जा सकता है जीपीएस स्पूफिंग से। और मैं आपको बता दूं, एफआईपी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट एसोसिएशन, वहां के प्रेसिडेंट हैं सीएस रंधावा। उन्होंने कहा कि जब प्लेन क्रैश हुआ तब रनवे 11 को वो अप्रोच ही नहीं कर रहा था। तो अब मैं जैसा कि आपको बता रही हूं, जीपीएस स्पूफिंग में ऐसा ही होता है कि आपको दिखता है कि ट्रैक सामने है, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग करके कहीं ना कहीं वो जो जीपीएस सिग्नल है उससे छेड़खानी करके आपको गलत, पायलट को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब साफ है कि उस वक्त भी पायलटों की स्थिति साफ नहीं थी कि कहां और कैसे लैंड करना है। क्या पायलट को लगा कि वो रनवे पर लैंड कर रहा है? क्या ऐसे उसको भ्रम हुआ? क्या जीपीएस स्पूफिंग हुई? बहुत सारे देखिए सवाल यहां पर है। अजीत के प्लेन क्रैश की जांच अब एएआईबी कर रहा है। एएआईबी का मतलब है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी, जब ही पूरे राज खुलेंगे। अभी कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल ही जीपीएस स्पूफिंग दिल्ली में 7 दिन तक हुई थी। याद कीजिए कि एयरलाइंस रिपोर्ट सीवियर जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली फॉर 7 डेज। किस तरीके से 800 से ज़्यादा फ्लाइटें लिटरली प्रभावित हुई थी। कैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जीपीएस स्पूफिंग के ऐसे आरोप लगे थे कि वहां पर जीपीएस स्पूफिंग हुई है और वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दिया था। और हर जगह ये खबर है। जीपीएस स्पूफिंग कैसे काम करते हैं कि सैटेलाइट सिग्नल को एक तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है और जो एयरक्राफ्ट की रियल लोकेशन है वो छुपा के उस एयरक्राफ्ट की लोकेशन कुछ और बताई जाती है। अक्सर जीपीएस स्पूफिंग देखी गई है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जैसे कि ब्लैक सी और वेस्ट एशिया में, लेकिन दिल्ली में पहली बार देखी गई पिछले साल, जिसकी मैं आपको ये खबर दिखा रही हूँ। और देखिए कैसे एक आंकड़ा ये भी बताता है
कि 2023 से पहले 4.3 लाख केसेस जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग के भारत में देखे जा चुके हैं। और कैसे ये भी बताता है कि किस तरीके से अगर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं तो 400 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं जीपीएस इंटरफेरेंस के, जो कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी हुए थे। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो कि म्यांमार में अपना प्लेन अपनी हेल्प लेकर जा रहा था, उसके साथ भी आरोप लगे कि जीपीएस स्पूफिंग हुई है। ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई साइबर अटैक हुआ हो। अब देखिए, जीपीएस स्पूफिंग अलग होता है, साइबर अटैक अलग होता है। जीपीएस स्पूफिंग मतलब एक्सटर्नली उस सैटेलाइट का जो जीपीएस आ रहा है उसके साथ फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। लेकिन साइबर अटैक होता है कि वो जो सिस्टम है जो उस विमान को चला रहे हैं नीचे से, ग्राउंड लेवल से, उसको हैक कर देना। उड़ते हुए विमान पर साइबर अटैक लगभग नामुमकिन है, लेकिन साइबर अटैक कहाँ हो सकता है? ग्राउंड सिस्टम, यानी कि एयरलाइन, आईटी, एयरपोर्ट नेटवर्क, इधर अटैक संभव है। ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई साइबर अटैक हुआ है। इंटरनल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना संभव है साइबर अटैक के द्वारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या जो दूसरा एंगल है उस पर क्या कहा जा रहा है, क्या इंजन फेल हुआ, क्या पायलट की चूक हुई। अब सवाल तो यह है, क्या दोनों पायलट को रनवे नहीं दिख रहा था? क्योंकि उस वक्त पहले उन्होंने कहा कि उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विजिबिलिटी उस टाइम 3000 मीटर थी, और 3000 मीटर की जो विजिबिलिटी होती है वो इतनी भी खराब नहीं होती है। हाँ, जो उस रनवे पे चाहिए थी वो 5000 मीटर की थी, लेकिन 3000 मीटर से भी वर्स से वर्स विजिबिलिटी में लिटरली विमान लैंड कर जाते हैं। तो आखिरकार ये विमान सही से लैंड क्यों नहीं कर पाया? इसे सामान्य 3000 मीटर की विजिबिलिटी को सामान्य माना जाता है। हवा भी शांत थी, ये एटीएस से आदेश आ गया था कि हवा शांत है। इससे भी खराब स्थिति में विमान लैंड हुए हैं, आखिरकार ये क्यों नहीं लैंड हो पाया? पायलट ने बारामती एटीसी को ये कहा भी था कि मुझे रनवे दिख रहा है। अब जब रनवे दिख रहा था तो फिर लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई? तभी अचानक एटीसी से संपर्क टूट गया था। तो अब कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे दिमाग में उठते हैं। रडार से गायब हो जाता है विमान, सीधे क्रैश की तस्वीरें दिखती हैं। पायलट ने पहले कहा था कि रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद कह दिया था कि मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद तो क्रैश लैंडिंग हो जाती है। 2 बार लैंडिंग की कोशिश की पायलट ने। क्या ये चूक थी या कुछ और था? बड़ा सवाल है। अब देखिए, बहुत सारे एंगल सामने आ रहे हैं, मैं ज़रा आपको वो भी बता देती हूँ कि क्या पायलट की गलती हुई या चूक हुई, उसको समझने में गलती हुई। क्या प्लेन का इंजन फेल हुआ? क्या पहले से खराबी थी उस प्लेन में? क्योंकि सामने बात आ चुकी हो कि ऐसा ही सीरीज़ का प्लेन पहले भी क्रैश हो चुका है। क्या अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई? क्या इस प्लेन को मंजूरी देना उड़ने की गलत था अथॉरिटीज़ के द्वारा? जीपीएस स्पूफिंग हुई, साइबर अटैक हुआ, कोई साजिश हुई, जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। अब देखिए, जो ये जिस रनवे पे वो प्लेन उतरा उसमें भी बहुत खामियां थी। प्लेन रनवे नंबर 11 में क्या खामियां थी? बारामती टेबल टॉप रनवे, दोनों सिरों से ढलान वाला ये एक रनवे है। कोहरे के समय लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, यानी यहाँ पर क्योंकि अगर आपकी 5000 तक मीटर की विजिबिलिटी है तो आप नॉर्मली लैंड कर सकते हो, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको चाहिए लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इस बारामती एयरपोर्ट पर नहीं था। बारामती एयरपोर्ट पर एटीसी टावर भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर कैसे ऑपरेट किया जाता है? मोबाइल वैन से लगे रडार से एटीसी का काम होता है, और ये जो मोबाइल वैन है वो कहीं ना कहीं पुणे एटीसी से संपर्क करती है और फिर पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाती है। लैंडिंग टेक ऑफ के समय पुणे एटीसी से ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी इनके पास खुद का एटीसी टावर भी नहीं था बारामती एयरपोर्ट पर। संभव है कि वैन में बैठे अधिकारी सिचुएशन समझ नहीं पाए हों और उन्होंने कंफ्यूजन में लैंडिंग का आदेश और मंजूरी दे दी हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही मंजूरी मिली थी एटीसी से नेटवर्क कट गया था। अब देखिए, बारामती एयरपोर्ट पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, जैसे कि पहला हादसा हुआ था 20 सितंबर 2021 को। उस टाइम पे ये खामी सामने आई थी कि मौसम विभाग से जो रिकग्नाइज होता है उधर कोई ऑफिस है ही नहीं, यानी वहाँ का मौसम भापने के लिए वहाँ पे कोई ऑफिस है ही नहीं। आप सारा डेटा जो है वो कहीं और से कलेक्ट कर रहे हो, तो भाई मौसम तो बदलता है ना। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोहरे की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है सुबह सुबह के वक्त। पुणे ऑफिस से मौसम की जानकारी ली जाती है। अब अगर पुणे ऑफिस से ली जाती है तो बारामती एयरपोर्ट पे वेदर कंडीशन कुछ और हो सकती है, लेकिन वहाँ पे वो वेदर कंडीशन देखने के लिए कोई ऑफिस ही नहीं है। दूसरा हादसा 25 जुलाई 2022 को हुआ था। बारामती एयरपोर्ट पर एक ही रनवे है
और देखिए दो साइड हैं, रनवे 11 और रनवे 29। अगर विजिबिलिटी तकरीबन 5 किलोमीटर की होती तो वो नॉर्मल होता। कम विजिबिलिटी होने पर यहाँ लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। और देखिए 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी और लैंडिंग खतरनाक, क्या क्रैश हो गया प्लेन। एक्सपर्ट बोले रेडिएशन फॉग हादसे का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। यहाँ पर फॉग की स्थिति बहुत रहती है। वेदर कंट्रोल सिस्टम ना होने से प्लेन मुंबई एयरपोर्ट से मिल रहे डेटा के आधार पर उड़ रहा था। अब भाई मुंबई एयरपोर्ट के से यहाँ पर वेदर देखा जा रहा है, तो कोई तो गड़बड़ी हो सकती है। फिर देखिए विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। ये सारी तो मैंने आपको टेक्निकलिटीज बताई कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, खड़गे, संजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला, इन सब ने सवाल उठा दिए कि ये साजिश की गई है अजीत पवार के साथ। ममता बनर्जी कह रही है क्योंकि वो बीजेपी छोड़ के वापस शरद पवार के पास जाने वाले थे तो अब कुछ भी हो सकता है। वैसे भी भारत में ऑपोजिशन लीडर्स की जो तकदीर है, जो नसीब है, उसका अब कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने भी कहा कि हाँ स्वाभाविक है, जांच होनी चाहिए। खड़गे ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और देखिए फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने वाले थे उनकी मौत हो गई। अब अगर मैं इस विमान के बारे में बताती हूँ, लियोजेट 45XR मुंबई एयरपोर्ट पर 2 साल पहले ही ऐसा ही विमान क्रैश हो चुका है। सितंबर 2023 में ये हुआ था, 3 लोग घायल हुए थे। तमाम खामियों का शिकार ये एक सीरीज का विमान है। उड़ान की अनुमति कैसे दी गई सवाल है, किसने दी, आखिर डीजीसीए क्या कर रहा था, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। VSR वेंचर्स जो कि कंपनी है जो ये विमान बनाता है, पुराने रद्दी किस्म के विमानों को ड्यूटी पर लगाती है। दिल्ली के महिलापुर में इसका ऑफिस है। VSR एविएशन के संस्थापक VK सिंह, विमान की क्वालिटी या क्या इंजीनियरिंग की जांच हुई थी, वो तो कह रहे हैं हाँ हुई थी, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? अब देखिए कुछ तथ्य भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या टर्म्स होती है, लेकिन अब कुछ तथ्य बताती हूँ कि अभी तक ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसमें यह पता चला हो कि कोई भी दुनिया में अब तक विमान क्रैश हुआ हो GPS स्पूफिंग से या साइबर अटैक से। विमान, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सिर्फ GPS पर नहीं चलता है, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिस पे एक विमान चलता है। अगर आप ये कह देंगे कि GPS में गड़बड़ी से सब कुछ हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता। INS सिस्टम होता है, IRS सिस्टम होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, रनवे गाइडेंस होता है, बोरोमेट्रिक ऊंचाई होती है, पायलट की खुद की विजुअल होती है। तो सिर्फ GPS से आप नहीं कर सकते। फ्लाइट सिस्टम इंटरनेट से जुड़े नहीं होते हैं। और GPS स्पूफिंग एक थ्योरी हो सकती है लेकिन निष्कर्ष नहीं हो सकता। साइबर अटैक की बात अभी तक सबूत रहित है, हमारे पास कोई सबूत नहीं। पायलट या तकनीकी को दोष देने से पहले डेटा ज़रूरी है, जांच ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आएगा तभी असल सच सामने आएगा। रनवे अकेला दोषी नहीं हो सकता। साजिश शब्द जांच पूरी होने से पहले कहना एक राजनीति है। ये सारे तथ्य हैं, क्योंकि जब तक जांच, जब तक टेक्निकलिटी सामने नहीं आती, जब तक ऑफिशियल कुछ बताते नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या जांच के पहलू हैं, किन किन जांच के पहलू पर जांच हो सकती है और किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।